अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। एज यू ऑलरेडी नो कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है वो आने वाले हैं। जो नोटिफिकेशन निकली थी पिछली बार उसमें उन्होंने लिखा कि 15 फेब से हम इंशाल्लाह बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपके पास अभी 50 डेज है। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके मुतालिक मैंने मुनासिब समझा कि जो टीचर्स है, जो एक्सपर्ट्स है अपने अपने सब्जेक्ट्स के, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को उससे हेल्प मिले। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है वो भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और अगर हम मॉडल टेस्ट पेपर्स की बात करेंगे वो भी मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन से, वहां से आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम फिलहाल इनाम सर से बात करेंगे जो केमिस्ट्री एक्सपर्ट हैं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं क्लास 11th 12th नीट एंड जेडब्ल्यू स्टूडेंट्स को। ठीक है, आज हम बात करेंगे खाली बोर्ड्स के लिए जिनको बोर्ड एग्जाम देना है। अगर हम क्लास 10th क्लास 11th और क्लास 12th की बात करेंगे, नीट स्टूडेंट्स और जेडब्ल्यू स्टूडेंट्स की इस वक्त हम बात नहीं कर रहे हैं, खाली बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए हम बात कर रहे हैं। तो एनाम सर से हम कुछ सवाल पूछेंगे ताकि जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनको हेल्प मिले फॉर बोर्ड प्रिपरेशन। ठीक है, व्हाट टू डू बिफोर एग्जामिनेशन, या हम सीधे कहेंगे कि एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करेंगे फॉर एग्जामिनेशन। ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग वेल। सो बात हो रही है कि आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। सो ये टोटली डिफरेंट है, दो अलग अलग एस्पेक्ट्स है। बोर्ड एग्जाम टोटली अलग है और नीट जेईई अलग है। वहां पे आपके पास टाइम अगेंस्ट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यहाँ पे आपके पास जो है जस्ट थ्योरी पे बात करते हैं। सो भाई आपके पास सबसे पहली बात, हम अब इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम, दैट इज कि अभी हमारे एग्जाम को तकरीबन 40 या 50 दिन। बिल्कुल सर। सो द थिंग इज हम ऑलमोस्ट लेके चलते हैं 50 दिन है। सर, तो इस वक्त आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, अपने सिलेबस को देखिए और आप एनालाइज कीजिए कि भाई सिलेबस में आपके पास क्वेश्चंस जो है या टॉपिक्स जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। से फॉर एग्जांपल आप देखिए कि आपके पास कहां से, किस टॉपिक से कितनी नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा, आपकी मोलैरिटी आती है, ये कभी भी 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं बन सकता। सो इसमें इतनी प्रिपरेशन करनी है कि 3 नंबर, 2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। सो द थिंग इज कि सबसे पहले इस चीज पे फोकस करें। उसके बाद आप देखिए कि भाई अगर आपके टॉपिक का या चैप्टर का 3 ही वेटेज है, 3 मार्क वेटेज है, तो भाई वहां से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो वहीं से 5 मार्क्स ढूंढते हैं। नहीं होगा ना, उन्होंने सिलेबस अच्छे से देखा ही नहीं होता है। द थिंग इज कि भाई आपके पास अगर 3 मार्क्स आपके वेटेज है आपके सिलेबस की, चैप्टर की, सो द थिंग इज वहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा। वहां से आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 3 मार्क्स, 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का आ सकता है। नाउ द थिंग इज कि दूसरी बात जो आपके पास हमारे दिमाग से निकल जाती है वो ये होती है कि पिछले पेपर्स उठा के देखें, एनालाइज करें। पिछले आपके पास 6-7 साल के पेपर्स उठा के देखें, वही बार बार आ रहा है। से फॉर एग्जांपल अगर खाली लैंग्वेज चेंज होती है या फिर कभी कभी तो लैंग्वेज भी सेम होती है। आप देखिए, आप उठा के देखिए, वही आपके पास अगर आपने पिछले साल के पेपर्स इनको सेंड भी किए हैं तो आप देख सकते हैं कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन बार बार आ रही है, कैनिजारोस बार बार आ रही है, कॉलेज ला जो है वो बार बार आ रहा है। सो भाई आपके पास ये क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। सो भाई यही आपके पास रिपीट होते हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। इवन अगर आपके पास पैटर्न भी चेंज होता है तो क्वेश्चन तो वही रहेंगे, क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे। सो आई थिंक कि ये सारी चीजें आपके स्टूडेंट्स को या हमारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि भाई इन चीजों पे अभी आपको फोकस करना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपके पास वेटेज है, कितनी आपके चैप्टर की वेटेज है, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई आपके पास आपने देखना है कि कौन सा कंसेप्ट कितने मार्क्स का हो सकता है। सर यहाँ पे मैं और एक बात ऐड करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो नोट्स खुद से नहीं बनाते हैं। ठीक है, वो खाली मोबाइल से पढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। ह्यूमन कैपेसिटी ही ऐसी है कि भाई आप जितना पढ़ोगे उसमें से कुछ ना कुछ तो भूल ही जाओगे। सो उसके बाद आपको क्या है, करना ये है कि भाई आपने कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप चाहे कितने भी जीनियस हो, 2-4 दिनों के बाद आप भूलना स्टार्ट करोगे। ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि इसको भूलने की जरूरत है भाई, वरना आप जीना मुश्किल हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे अनाम सर से कि
व्हाट टू डू जस्ट बिफोर एग्जाम। तो एग्जाम से पहले अगर हम हाँ, बात करेंगे, बिल्कुल। जो 1 दिन या 2 दिन की बात हम करेंगे, तो उस टाइम उनको क्या करना है? देखिए, सपोज आपके पास एक दिन रह गया है आपके केमिस्ट्री पेपर का, तो सबसे पहली बात, अपने सिलेबस जितना भी आपने क्वेश्चन अच्छी तरह से रिवाइज किया है उसको रिवाइज कीजिए, जितना भी आपने प्रिपेयर किया है। नाउ द सेकंड थिंग इज कि भाई आपके पास रात को आपने पूरी नींद लेनी है, बिल्कुल। ब्लू लाइट से दूर रहना है, अपनी मोबाइल स्क्रीन से दूर रहना है, पूरी तरह से अच्छी तरह से आपने बिल्कुल आराम से नींद करनी है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग इज भाई अपने दोस्तों को फोन नहीं करना है कि तुमने कितना प्रिपेयर किया है। सबसे बड़ा ये साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कल को जाओगे और ये कहोगे कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरे दोस्त ने सब कुछ किया है। डोंट कॉल देम। आप बिल्कुल मोबाइल फोन से दूर पढ़ा रहिए, होगा खुद से, बस उतना ही है भाई, फोकस करना है। बस आपके पास मोबाइल स्क्रीन से दूर रहिए। और हाँ, कल को जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे उस वक्त आप लाइट खा लो भाई, इतना ज्यादा भी मत खाओ कि भाई एग्जामिनेशन हॉल में नींद ही आ जाए, और तो इतना कम भी मत खाओ कि वहां पे सिर ही दर्द होने, सर्दी लग जाए। सो भाई आपके पास ये बिल्कुल आपको करना है एक दिन पहले आपके एग्जामिनेशन से, और जिस रात आपने कल को आपने एग्जाम देने जाना है उस रात आपने अच्छी तरह से सोना है। बिल्कुल सर। और एक क्वेश्चन पूछेंगे इनाम सर से, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट टू डू इन एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में जब पहुंचेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करेंगे, सर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो ही वो एग्जाम सेंटर में पहुंचते हैं उसी टाइम वो अपने फ्रेंड्स को मिलते हैं, अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, या अपने विलेज के होते हैं, अपने साइड के होते हैं, या अपने क्लासमेट्स की बात करेंगे, उस टाइम वो आपस में बातें करते हैं कि मैंने इतना पढ़ा है, आपने कितना पढ़ा है। वही हुआ। उस टाइम वो ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। चाहे आप एग्जाम से पहले करो या चाहे आप एग्जामिनेशन के दौरान, आप मतलब एग्जामिनेशन देने जा रहे हो उस वक्त कर लो भाई, बात एक ही है, आपको साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज ही मिलने वाला है। नाउ द थिंग इज, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाते हो तो आपको सबसे पहले आंसर शीट दिया जाएगा, उसको फिलअप करने के लिए आपको टाइम मिलेगा अपनी डिटेल्स भरने के लिए। उसके बाद आपको जो ही आपका पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, अच्छी तरह से एक बार क्वेश्चन पेपर पढ़ लो भाई। टाइम आपको है, आपके पास टाइम काफी ज्यादा है। देखो ये नीट जेईई नहीं है जहां पे आपके पास एक क्वेश्चन का 1 मिनट है, यहाँ पे आपके पास टाइम बच ही जाता है, कम नहीं हो जाता है। द थिंग इज, एक बार क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से पढ़ो, और जब आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करोगे उस वक्त सबसे पहले उन क्वेश्चंस पे ध्यान दो जो आपको पता है कि अच्छी तरह से आते हैं। और इंपॉर्टेंट थिंग इज, अपने पेपर को नीट रखो। नीट बोले तो ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन लिखा, अब उस पे क्रॉस मार दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे दौड़ पड़े भाई, उसको भी क्रॉस कर दिया आगे, या एक क्वेश्चन जो है वो सी सेक्शन से था उसको डी सेक्शन में लिखा, जो बी सेक्शन से था उसको ए सेक्शन में लिखा। अपने पेपर को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रखो भाई। आपके पास एग्जामिनर जो है, जो आपकी मार्किंग कर रहा है कल को, तो भाई आपके पास जब आपका क्वेश्चन पेपर देखेगा उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो भाई अपने पेपर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखो भाई। हैंड राइटिंग अगर आपकी ठीक नहीं है तो आप तो कुछ नहीं कर सकते, बट इतना तो कर सकते हो कि भाई आपके पास जितना लिखा होगा, जो आपके पास आंसर शीट है उसको नीट रखो। बिल्कुल सर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऊपर वो मेंशन करते हैं सेक्शन ए, फिर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन से किया, उसके बाद नीचे लिखा है सेक्शन बी नहीं लिखा है, सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया है, सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया। उसी को तो हम बोल रहे हैं कि भाई अपने पेपर को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिखो। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता कि बोर्ड की मार्किंग हो कैसे रही है भाई। से फॉर एग्जांपल आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपके पास थ्योरी भी है, डायग्राम भी है, इसमें इक्वेशन भी है। सो भाई डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क्स पैटर्न है भाई। आपकी थ्योरी के अलग मार्क्स आएंगे, इक्वेशन के अलग और डायग्राम के अलग, और ज्यादा तो डायग्राम के ही होते हैं, ठीक है ना। सो भाई अगर आपने आप क्या काम किया, 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपने काम कर दिया स्टार्ट और लिख दिया आपके पास 15 पेज थ्योरी ही थ्योरी भाई, वहां पे आपके पास कोई भी उसमें नहीं डाली जो डायग्राम डालनी थी या जो आपके पास इक्वेशन डालनी थी। द प्रॉब्लम इज कल को आपके पास मार्क्स जो है वो तो 1.5 ही मिलने वाला है। से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास खाली थ्योरी लिखते हैं उसके बाद डायग्राम भूल जाते हैं। सो भाई आपके पास ऐसा नहीं करना है भाई। डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट भाई। मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि थ्योरी लिख ली, आपके पास इक्वेशन लिख दी, डायग्राम भूल गए, और उसके बाद जब आप डायग्राम बनाओगे पेंसिल से बनाओ, और जो आपके पास मार्किंग करनी है डायग्राम के अंदर मत करो, एरो डाल के ऐसे लिख दो। सो भाई इस चीज को ये बोलते हैं, इस चीज का नाम ये, इस चीज का नाम ये, इस चीज का नाम ये है। सो इस तरीके से जब आप अपना पेपर लिखोगे इंशाल्लाह के पास कोई मौका नहीं है कि वो मार्क्स काटे। बिल्कुल। तो भाई अगर आपने इस तरीके से पेपर लिखा, इंशाल्लाह यू विल शूट द बुल्सआई इंशाल्लाह।
उसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है रिगार्डिंग केमिस्ट्री, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास, अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे, मैथमेटिक्स की बात करेंगे, बायो की बात करेंगे या आर्ट्स या कॉमर्स की बात करेंगे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मैं बात करूंगा, सो दैट वो अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और लास्ट में इनाम सर, आप लोगों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप थैंक यू, हमारे थैंक यू, साथ जुड़ गए। इट्स एन ऑनर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट्स।